फरवरी का महीना यानी प्यार का महीना। फरवरी के महीने का इंतजार कई सारे कपल्स करते हैं और जो सिंगल्स हैं उन्हें लगता है कि फरवरी का मंथ उनके लिए एक खास मंथ हो सकता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे सबके लिए बहुत ही खास होता है। सब इस दिन का इंतजार करते हैं कि ये दिन होगा जब वो प्यार का इजहार करेंगे जिससे वो प्यार करते हैं। प्यार एक ऐसी चीज जिसे लोग अपनी जिंदगी में खुद चुनते हैं, और प्यार एक ऐसी चीज जो हर कोई सीख करता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी उम्र के पड़ाव पर। हम अपनी जिंदगी में कुछ रिश्ते जन्म से लेकर आते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं और उसमें सबसे बड़ी अहमियत होती है प्यार के रिश्ते की। एक लाइफ पार्टनर हर कोई ढूंढता है, और अब तो लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए और भी ज्यादा हमारे पास में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि अरेंज मैरिजेस होती थी, कॉलेज में प्यार होता था, कहीं और यानी हम 1 to 1 किसी से मिलते थे, फेस टू फेस किसी से मिलते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब हमारे पास में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा कई सारे एप्स हैं, डेटिंग एप्स हैं, जहां पर लोग प्यार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश कभी कभी उन पर भारी पड़ जाती है। आप जानते ही हैं, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के कितने सारे किस्से आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, और इसमें अलग अलग तरह से लोग स्कैम करते हैं। लोग हर किसी को फ्रॉड का शिकार बनाते हैं, और ऐसे में प्यार का झांसा देना किसी के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज है जहां पर हम अपना दिमाग साइड में रख देते हैं और सिर्फ दिल से फैसले लेते हैं। और इसीलिए जो स्कैमर्स हैं वो इस बात का बहुत ही बुरी तरह से फायदा उठाते हैं। तो आज का ये एपिसोड होगा, आज की ये चर्चा होगी इसी मुद्दे पर, जहां लव स्कैम के जो किस्से हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आज के गेस्ट हैं चिंतन वर्मा जी, जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं और सिटी एडमिन है टाइम बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा मैंने कहा, प्यार प्यार के नाम पर जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो स्कैम्स हो रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि प्यार के नाम पर जो स्कैम है वो क्यों बढ़ रहे हैं, और कैसे जो स्कैमर्स हैं वो अपना शिकार ढूंढ लेते हैं। प्यार के नाम पे जो स्कैम्स बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इंटरनेट एक्सेस करना बहुत इजी हो गया है, मोबाइल डिवाइस बहुत सस्ती हो गई है, तो अप्रोच जो है लोगों की वो बहुत आसान हो गई है इनको यूज़ करना, और बहुत अभी यूज़ हो रहा है डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये चीज़ आसान हो गई है। दूसरा रीज़न है कि लोगों का अकेलापन, जो घर में बैठ के अकेले महसूस करते हैं और मोबाइल डिवाइस हाथ में होती है तो तुरंत एक कम्युनिकेशन चैनल चालू हो जाता है। और एक रीज़न है एनोनिमिटी। इसका मतलब है कि किसी के लिए प्रोफाइल बनाना, किसी के भी नाम पे प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है। ये 3 बड़े कारण है। इसके साथ में जब आप कोई एग्जांपल अगर शेयर कर सके तो दर्शकों को और अच्छे से समझ आ सके, तो प्लीज कोई एग्जांपल शेयर कीजिए। एक एग्जांपल है, मेरा दोस्त, मैं उससे मिलने गया, उसने मुझे बताया कि एक स्टोरी है। मैं लगभग 2 हफ्ते पहले किसी से बात कर रहा था, 2 हफ्ते से हमारी बात चल रही है और बहुत अच्छे से बातचीत चल रही थी। पर अभी क्या हुआ कि 3 दिन पहले उसने मेरे को बोला कि मैं वो जिससे बात कर रहा था वो लंदन से एक लड़की, तो उसने कुछ गिफ्ट भेजे उसको लंदन से, और जो गिफ्ट और कोरियर जो भेजा था उसके उसने डिटेल्स भी दी। कोरियर का एक रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट पे जो जानकारी एकदम होती है, जैसे एकदम बराबर जानकारी, उनका नाम लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ, तो वो भेजा। और बोले उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैं दिल्ली कस्टम से बोल रहा हूँ और आपका एक पार्सल आया है जिसका कस्टम ड्यूटी आपको पे करना होगा। अच्छा, मैं बता दूं कि उस रिसिप्ट में लिखा था सैनिटाइज़र, मास्क, गोल्ड ज्वेलरी, आईफोन 11। थोड़े टाइम पहले की बात है तो आईफोन 11 लेटेस्ट ही था उस समय, तो आईफोन 11 इस तरह की चीज़ें उसमें थी। तो कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी का अमाउंट था 37,500। उसको वहाँ भी लगा कि कम ही अमाउंट है, जितना चीज़ें उसके अंदर हैं उसके हिसाब से तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसने बोला ऐसा कुछ मैसेज आया, पर अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, अच्छे से बातचीत हो रही थी, तो वो रिसिप्ट को जब देखा उसमें सारी डिटेल्स थी, और लेकिन वो कस्टम के जो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए डिटेल दी गई थी वो थी उसमें जो डिटेल थी उसमें दिल्ली का एक एड्रेस था,
लेकिन आईएफएससी कोड से यदि डिटेल देखी तो यूपी का कोई एड्रेस निकला, अच्छा। ब्रांच का जो एड्रेस है। हम्म। तो उससे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि कस्टम्स डिपार्टमेंट यदि पैसे मांग रहा है तो किसी एक पर्सनल किसी के अकाउंट में तो नहीं मांगेगा। हम्म। तो वहाँ एक शक हुआ, और फिर मैंने उसको बताया कि ये तो फ्रॉड ही है, कंफर्म है कि ये तो फ्रॉड ही है, तो आप आगे मत बढ़िए, मत पे कीजिएगा। एंड ही सेव्ड हिमसेल्फ एक्चुअली। तो हुआ इस तरह से, देखिए वो कैसे वो कनेक्ट था, 2 हफ्ते से बात कर रहा था, उसको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और उनका पर्पस क्या है सामने वाले का। उन्होंने इतना, फ्रॉडस्टर्स ने इतना समझ लिया है, इतना उनकी होमवर्क इतना होता है उनका कि वो किसी को ये महसूस नहीं होने देते फ्रॉडस्टर्स हैं वो। राइट। पूरा इमोशनली उनको अटैच कर लेते हैं। एक रीजन बन जाता है क्योंकि डिटेल्स उनके पास में बहुत सारी भी पहुंच जाती हैं। अब एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया और जो डेटिंग एप्स हैं, ऐसे इसमें ऐसा नहीं है कि हर किसी को नाकामियां मिली है। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो सच में एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स से। ऐसे में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम सोशल मीडिया पर कर बैठते हैं? क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया यूज तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं हमें नहीं पता है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं? सबसे पहले तो भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे किसी से कनेक्ट हुए, उसने 2-4 अच्छी अच्छी बातें बोली और वो दे आर फ्लैटेंड, और बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं उनके ऊपर। और पैसे की यदि, क्योंकि जनरली फ्रॉडस्टर से पैसे की डिमांड करेंगे, वो डिमांड पे भी जल्दी बिलीव कर लेते कि उनकी, क्योंकि उनकी स्टोरी ऐसी होती है, थोड़ी इमोशनल स्टोरी होती है, इमरजेंसी की स्टोरी होती है, उस पर भी वो जल्दी भरोसा कर देते हैं कि चाहिए, ज़रूरत है उनको। दूसरा क्या है कि प्रोफाइल को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि जिससे वो बात कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल की डिटेल्स जाननी चाहिए। वो प्रोफाइल बनाया कब गया है, उसकी फ़ोटोज़ को आप रिवर्स इमेजिंग गूगल पे करके देख सकते हैं कहाँ से वो इमेज ली गई हैं। वो प्रोफाइल को अच्छे से चेक करना चाहिए कि लेटेस्ट बनाया हो तो नहीं है, लेटेस्ट है तो सिंपली कि अभी। और हर एक ऑनलाइन अनजान रिलेशन को संदेह की नज़र से देखना चाहिए। अच्छा। ताकि आपको उसका इनपुट मिल सके। जो आपने अभी कहा कि हर किसी को शक की नज़र से देखें वही अच्छा होगा। अगर सही इंसान है तो वो अपने आप को सही प्रूफ कर ही देगा। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि वो इतनी अच्छी तरह से स्टोरी बनाते हैं कि हमें भी यकीन हो जाता है कि नहीं, उनको सच में नीड है पैसों की। तो कैसे पहचाने कि प्यार के नाम पर आपके साथ में स्कैम हो रहा है और ये जो कहानियां हैं ये झूठी हैं? किस तरह से पहचाना जाए? सबसे पहली चीज़ तो इस तरह का जो रिलेशन होगा बहुत जल्दी सामने से इजहार आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो दे विल बी ऑन फास्ट ट्रैक। बहुत जल्दी जो है उनका इजहार आ जाएगा, वो एक अलार्मिंग पॉइंट हो सकता है। और किसी बहाने से पैसे की मांग होगी, कोई अर्जेंसी इमरजेंसी बताएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार पैसे बार बार मांगे जाएंगे, अपना इमोशनल स्टोरी वो बोलेंगे। आप मिलने के लिए यदि कहेंगे तो सामने से जवाब आएगा कि कोई ना कोई बहाने से वो नहीं मिलने के लिए एक अच्छा सा बहाना ढूंढ के रखेंगे, हर बार अलग अलग करके। ये भी एक वजह होती है। और वो जो अपने बारे में बताते हैं, स्टोरी अबाउट देमसेल्फ, वो बदलती रहेगी कहीं ना कहीं। आप पाएंगे कि रिलेट नहीं कर रही है, पहले तो ये बोला था अभी ऐसा बोल रहा है, तो वो स्टोरीज बदलती रहेंगी, रिलेट नहीं करेंगी कहीं पे, कहीं ना कहीं पे। ये कुछ बातें हम ध्यान में रखें जिससे हम पहचान सके कि हमारे साथ में कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसा मैंने कहा कि हर कोई गलत है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप बारीकी से समझने की कोशिश करें तो शायद आप किसी स्कैम से बच सकते हैं। अब बात ये भी है कि हम कितना भी किसी को समझाएं, अगर वो भरोसा कर बैठते हैं, कोई ऐसा इमोशनल इंसान है जो हर किसी पे भरोसा कर बैठता है, तो कितना भी समझाया जाए कुछ लोग इस फ्रॉड का शिकार तो हो ही जाते हैं। तो जब इस तरह का फ्रॉड आपके साथ में हो गया है, आपको पता चल गया है कि आपके साथ में कोई स्कैम हो गया है, तो क्या कदम उठाने बहुत जरूरी है? क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे में? जैसे ही आपको पता चलता है कि फ्रॉड हो गया है, मैं कहता हूँ एक रेस चलनी चाहिए कि मुझे रिपोर्ट करना है। 2 जगह पे रिपोर्ट करना है, एक बैंक और एक साइबर फ्रॉड। दोनों जगह पे जितना जल्दी रिपोर्ट कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा आपके यहाँ से सामने ट्रांसफ़र होने के बाद वो आगे फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, जितनी जल्दी अकाउंट फ्रीज होगा, आपका पैसा वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए अकाउंट से आपका पैसा नहीं कटा है, तो
साइबर पुलिस को पहले अप्रोच कीजिए। पैसा कट गया है तो पहले बैंक को बोलिए कि आप फ्रीज कर दीजिए। ओके। बहुत ज़रूरी तो ये है। दूसरा, आपकी सामने वाले से जो भी बातचीत हुई है उसके एविडेंसेस, स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स, ट्रांसफ़र डिटेल्स या और कोई भी जानकारी जो आपके पास में है ब्लैक एंड वाइट, उसको जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा कर लीजिए और वो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ को आप ट्रांसफ़र कीजिए। ओके। तो वो उसको कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये थी कुछ खास बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और अपने आसपास के लोगों को भी इस मैसेज तक पहुंचाना है ताकि वो भी किसी भी तरह के स्कैम से, किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सके। अगर आप किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या कदम उठाने हैं वो भी हमने आप तक बात पहुंचा दी है। अब मैं चाहूंगी कि आखिर में आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें कि इस तरह के स्कैम से कैसे अलर्ट रहें, तो क्या कहेंगे आप? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको कुछ एक स्टोरीज में शेयर करना चाहूँगा। एक गृहिणी है जो अपने पति के बाहर जाने के बाद घर पे अपना काम वाम ख़त्म करके फ्री है और आजकल सबसे ज़्यादा टाइम लगभग सभी का मोबाइल के साथ ही गुजरता है। तो मोबाइल पे आप कुछ ना कुछ स्क्रॉल करेंगे, किसी से बातचीत होगी या कुछ भी डेटिंग एप्लीकेशन किसी तरह से पहुंच गया, आप नहीं पहुंचना चाह रहे हैं तो भी कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट आपको ले जाएगा उधर। और आपकी किसी से यदि बातचीत शुरू हुई और घर में अकेले हैं और कहीं ना कहीं आपकी कनेक्शन किसी ना किसी से बन जाता है और एक बार बन गया तो उनको पता है कि आपको झांसे में कैसे लेना है जी। तो वो जैसे ही आपको झांसे में लेते हैं, 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता बातचीत करेंगे, बहुत अच्छे से आपका विश्वास जीतेंगे और विश्वास जीतने के बाद एक दिन आपसे डिमांड करेंगे। अब वो डिमांड कैसे हो सकती है? एक, अपनी ज़रूरत आपको बताएंगे, आप सोचेंगे कि परेशानी में है, मुझे मदद करनी चाहिए, इमरजेंसी दिखाकर। दूसरा, आपसे सेक्सटॉर्शन एक होता है कि मैं आपकी फ़ोटो या वीडियो जो है मैं लीक कर दूंगा, और एक गृहिणी के लिए सबसे बड़ी परेशानी वही है जी। उसके अगेंस्ट वो पैसे मांगेंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इन चीज़ों की वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। पति को पता चलेगा, समाज को पता चलेगा, तो वो रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। राइट। और ऐसा क्योंकि मैं सब्जेक्ट में हूँ, मेरे पास ऐसे इंक्वायरीज आती रहती हैं, तो ऐसा मेरे पास भी आई है और वेरी कॉमन, और आज नहीं है, पिछले दशकों से चलता आ रहा है। बस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाते और शिकार हो जाते हैं इमोशनली। तो और गृहिणी या लेडीज ही नहीं, जेंट्स के साथ भी, जो मैं एक दोस्त की बात कर रहा था, वो भी नहीं बता सकता किसी को। वो स्कैम से बच गया, वो अच्छी बात है, पर लोगों के साथ होता है वो भी नहीं बता सकते। ये बराबर है लोगों के साथ में। सबसे एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये लोग खाली आपका जब वो स्कैम में खाली आपका डेटा, मतलब पैसे ही नहीं चुराते हैं, आपका मोबाइल का डेटा भी चुराते हैं। डेटा का मतलब आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, और साथ में हो सकता है कोई लिंक आपको किसी बहाने से भेजेंगे, आपने क्लिक कर दिया, आपका फ़ोन पूरा हैक हो गया उनके पास, उसका सारा डेटा आ जाता है। विच मीन्स आपके ईमेल्स, मैसेजेस या कुछ भी उनके पास जो जा रहा है डेटा, अब उस डेटा वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। विच मीन्स कि आपका डेटा लेकर वो एक और प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें आपकी फ़ोटोज़ और सब कुछ, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स है, वो सब डाल देंगे। और कोई आपको थोड़ा सा भी जानता होगा तो उस प्रोफाइल पे विश्वास कर लेगा, क्योंकि उसमें जानकारी बड़ी पुख्ता रहेगी। तो एक अलग से प्रोफाइल बना के इस तरह से फिर नेक्स्ट किसी को टारगेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं इसको। अब हमने सारी परेशानियां जान ली कि किस किस तरह से हमें फंसाया जा सकता है। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम कैसे अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं, कैसे हम अपनी सावधानियां रख सकते हैं। हम चाहेंगे कि दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचे कि किस तरह से हम सावधानियां रखें सर। जी, तो ये जो सब्जेक्ट है, इसका होने की वजह एक तो लोनलीनेस है लोगों के अंदर, और दूसरा वो शेयर नहीं कर सकते किसी से, पर वही ज़रूरी है। यदि आपको लगे कि ऐसा हुआ है तो बात करना ज़रूरी है। आप यदि एक इंसान से नहीं बात कर सकते तो दूसरे से करिए, तीसरे से करिए। विच मीन्स कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई और जिन पे आप भरोसा करते हैं, पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, बिज़ी बहुत हैं, सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं।
तो जो इंसान घर पे अकेले रहता है वो किसको शेयर करे, वो एक तकलीफ हो जाती है। तो मेरा एक सुझाव है कि उसके लिए कि फैमिलीज़ में ऐसा होना चाहिए कि दिन का एक टाइम तो ऐसा चूज़ करना चाहिए, मे बी डिनर टाइम हो सकता है कि रात को आधा घंटा 1 घंटा हम साथ में बैठ के डिनर करेंगे और उसमें हम अपने पूरे दिन में क्या हुआ या क्या चल रहा है वो सब डिस्कस करें। तो एक एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है जिसमें कंफर्टेबल होकर वो शेयर कर सकें। तो ये एक एक्टिविटी दी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। और बच्चों के लिए या बाकी परिवार के लोगों के लिए माहौल घर में होना ऐसा चाहिए कि जिसमें वो शेयर कर सके, उनको ऐसा नहीं लगे कि ये तो मैं शेयर नहीं कर सकता किसी से। वो माहौल जो घर के बड़े होंगे या समझदार होंगे वो माहौल बना सकते हैं कि उनको ऐसा महसूस हो कि हमें शेयर करना है कुछ बातें। एक और सुझाव ये है कि यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें 2 नंबर रखने चाहिए। एक नंबर जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में काम में आएगा और एक नंबर वो जो बाकी दुनियादारी के लिए रहेगा। इससे आपका बैंकिंग वाले में और कुछ मत कीजिए बैंकिंग के अलावा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास में सुविधाएं बढ़ रही हैं, हम उन सुविधाओं का जितना फायदा नहीं उठाते उतना ज्यादा फायदा इस तरह के स्कैमर्स उठा लेते हैं और बहुत ही आसानी से हर किसी को बेवकूफ बना लेते हैं। जैसा अभी चिंतन जी ने कहा कि अकेलापन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से और जिसका पूरा पूरा फायदा उठाकर सामने वाला आपको उल्लू बना लेता है, आपको बेवकूफ बना देता है। और यही कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे वीकनेस है, वो किसी और के सामने इतना उभर के ना आने दे कि कोई हमारा फायदा उठा जाए। आप जानते ही हैं कि साइबर फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, जिन वजह से बढ़ रहे हैं, उस वजह को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। यानी मोबाइल का यूज हम पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से हमें कितना टेक्नोलॉजी को यूज करना है और कितनी सतर्कता से यूज करना है, ये पूरा पूरा हमारे हाथों में है। और यही मैसेज, यही अवेयरनेस हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और हमारे साथ में हमारे गेस्ट चिंतन जी ने भी बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को सारी बातें समझाई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये सारे मैसेज पहुंचाने के लिए। थैंक यू। हम भी चाहेंगे कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये एक ऐसी बात है जो आज के दौर में सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर करें और फिर एक बार लौटेंगे एक और इसी तरह के टॉपिक के साथ में। तब तक देखते रहिए VNM TV।